Hello friends, welcome from the my channel YouTube. क्या वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री एंड यू ऑलवेज सुने होंगे कि प्रैक्टिस इज़ अ मैन परफेक्ट बनाता है। माय इंग्लिश इज़ बहुत अच्छी है, इसलिए मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र विषय के फर्स्ट पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। लगभग 84 अराउंड 90 मतलब लगभग 90 ऑब्जेक्टिव्स हैं बुक और 20 के दोनों मिलाकर। हम सभी को देखेंगे और रिवाइज करेंगे। मैं आपको स्टडी मटेरियल बता दूं जिनके जरिए मैंने ये ऑब्जेक्टिव लिए हैं। तो शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी यानी यूनिफाइड थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स की बुक है, जिसके राइटर है अनुपम गोयल। और इनमें कुल पेजेस की बात करें तो ये है 472। और फर्स्ट पेपर में कुछ पेजेस है। हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे। और जो कॉलेज से मिली है वो स्टैटिक्स की बुक है। ये एक ही पेपर की बुक है। और इसमें पेजेस की बात करें हम कितने पन्ने हैं, तो भाई इनमें पन्ने हैं खिलाड़ी 586, मतलब ये खाते पीते घर की है। दोस्तों, ये जो बुक्स है ये बीए, बीकॉम, बीएससी जिनमें भी इकोनॉमिक्स आता है उन सभी के लिए है। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। यूनिट 1 ये जो है ये 20 के अनुसार है। पहले हम 20 वाले देखेंगे। यूनिट 1 तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी 4 ऑप्शन में से 3 सही हैं। तो वे 3 ऑप्शन क्या है? पहला है प्राकृतिक साधनों का विदोहन, पूंजीगत उपकरणों की उत्पादकता, श्रम की कार्यकुशलता। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं आर्थिक तथा गैर आर्थिक घटक। दोस्तों, आर्थिक तथा गैर आर्थिक घटक क्या होते हैं ये आप पूरा देख सकते हैं। मैंने इन सभी पर वीडियोस बनाए रखे हैं। आप मेरे चैनल पर या प्लेलिस्ट पर जाकर सबसे नीचे देखेंगे तो आपको बीए फाइनल ईयर पेपर 1 पेपर 2 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसमें से देख सकते हैं। जो गैर आर्थिक घटक है उन्हें नकल से नहीं दिया है। दोस्तों, आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं आर्थिक तथा गैर आर्थिक घटक। यह प्रश्न दूसरी बार लिखा गया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अनार्थिक तत्वों को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं प्रोफेसर नकल से। आर्थिक विकास में बाधक है जाति प्रथा। दोस्तों, कई बार जाति प्रथा के कारण ऊंचे पदों पर निम्न लोगों को बैठाया नहीं जाता था, जिसके कारण योग्य लोगों का अभाव होता था और होता है। यही कारण है कि आर्थिक विकास में जाति प्रथा एक बड़े बाधक के रूप में सामने आती है। छठवां ऑब्जेक्टिव है एक देश अल्प विकसित होता है क्योंकि वहाँ निम्न विशेषताएं पाई जाती है। उपयुक्त सभी। अब उपयुक्त सभी है तो 3 सही ऑब्जेक्टिव जो हैं उन्हें मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला है प्रति व्यक्ति निम्न आय, दूसरा है कृषि की प्रधानता, तीसरा है व्यापक रूप से बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी। अगला देखते हैं। 7वां ऑब्जेक्टिव है, 7वां ऑब्जेक्टिव है एक अल्प विकसित देश में एक और अर्धशोषित या अशोषित मानव शक्ति तथा दूसरी ओर अशोषित साधनों का न्यूनाधिक सह अस्तित्व पाया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? भारतीय योजना आयोग ने। आप इसे ध्यान रख सकते हैं क्योंकि यह पूछा जा सकता है। 8वां ऑब्जेक्टिव देखते हैं। निम्न भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है आय एवं संपत्ति की समानता। अब हम इकाई 2 को देखते हैं। पहला, दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता है मार्क्स, कार्ल मार्क्स। अगर आपसे प्रश्न में पूछता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तो इसका उत्तर भी कार्ल मार्क्स होगा, क्योंकि यह नारा कार्ल मार्क्स ने ही दिया है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जन्मदाता भी या फादर ऑफ सोशल साइंस भी कहा जाता है या सोशोलॉजी भी कहा जाता है। दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संकट का कारण होता है उत्पादन में असंतुलित वृद्धि। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास में महत्व होता है नवप्रवर्तन का। शुम्पीटर के विकास सिद्धांत में नवप्रवर्तन का लाभ मिलता है साहसी को। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग सर्वाधिक हुआ है सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र मतलब होता है वाइट कॉलर जॉब्स।
मतलब जो बड़े बड़े उद्योगों में जो नौकरी करते हैं या फिर जो तृतीय क्षेत्र के लोग होते हैं वे सेवा क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास में महत्व होता है नवप्रवर्तन का। कार्ल मार्क्स के अनुसार उन्नत अर्थव्यवस्था है साम्यवाद। अब हम यूनिट 3 देखेंगे, थर्ड यूनिट है ये। लिविंगस्टाइन के अनुसार अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आर्थिक अधिक प्रभावशाली होते हैं झटके। सामाजिक कुशलता, इन्होंने झटके और प्रोत्साहन दोनों को ही अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लिए अधिक प्रभावशाली बताया है, झटके और प्रोत्साहन दोनों को। सामाजिक कुशलता सिद्धांत के प्रतिपादक है ड्यूमोंट। आप इन्हें याद कर सकते हैं क्योंकि इनका नाम आपको पेपर 1 में ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं लिविंगस्टाइन। लिविंगस्टीन के अनुसार आवश्यक न्यूनतम प्रयास की सफलता के पश्चात पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है, घट जाता है। निम्न संतुलन जाल का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, नेल्सन ने। निम्न संतुलन जाल सिद्धांत किसकी परिकल्पना पर आधारित है, माथल्स की परिकल्पना पर आधारित है। हैरोल्ड डोमर मॉडल निम्न में से किसको आर्थिक विकास के लिए प्रमुख कार्य सौंपता है, निवेश में वृद्धि। प्रोफेसर हैरोल्ड आर्थिक विकास निम्न में से कौन से बताए हैं, प्रोफेसर हैरोल्ड ने। उपयुक्त सभी, अब उपयुक्त सभी में तीन कौन कौन से हैं, पहला है औद्योगिक विकास की दर, दूसरा है पूंजी उत्पाद अनुपात, तीसरा है जनसंख्या के विकास की दर। दोस्तों मैं आपको समझा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव्स को समझाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए केवल आप स्क्रीन पर देखिए और ध्यान से सुनते जाइए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज़ है जिनको 1-2 बार ही आप पढ़ लेते हैं और जब आप इन्हें क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो आपके माइंड में सीधे याद आ जाता है कि आपने इसे पढ़ा था। 9वां ऑब्जेक्टिव है हैरोल्ड के अनुसार व्यापार चक्र विकास की एक क्या है, प्रेरक घटना है। अब यूनिट 5 देखते हैं, माफ़ कीजिए यूनिट 4 देखते हैं, ये 4 है। मानव संसाधन विकास से आशय है जनशक्ति की उपयुक्त सभी, यानी शिक्षा एवं प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य से, जीवन स्तर में सुधार से। भारत में जीडीपी के अनुसार भारत में जीडीपी के अनुपात में सकल पूंजी निर्माण की दर चालू मूल्यों पर 2011-12 में थी, तो यह थी 35.0%। असंतुलित विकास के समर्थक हैं हर्समैन। बड़े धक्के के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जोसेस्टीन रोडान। बड़े धक्के के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जोसेस्टीन रोडान। दोस्तों मैं बड़े धक्के के सिद्धांत को भी समझा चुका हूँ, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट में बताऊँ तो बड़े धक्के के सिद्धांत का आशय यह इन्होंने दिया है कि इन्होंने किसी भी अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास के माध्यम से बढ़ाने की बात तो कही है, लेकिन इन्होंने कहा है कि धीरे धीरे विकास करने से अच्छा है कि एक साथ ढेर सारा अधिक से अधिक निवेश कर दिया जाए, जिसके कारण एकदम से अर्थव्यवस्था ऊंची उठ जाए। जैसे आप सिंगापुर को देखते हैं जो बहुत ही कम समय में दुनिया की एक डेवलप कंट्री बन चुका है। उसी तरह इनका कहना है कि अगर किसी विकासशील देश में एकदम से ही बहुत सारा निवेश कर दिया जाए तो वो बहुत ही जल्दी एक संपन्न धनी देश बन जाएगा। अगला देखते हैं, बड़े धक्के के सिद्धांत का आधार है, पहला है अविभाज्यताएं, दूसरा है वहावचते, यानी ये दोनों ही हैं। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। दोस्तों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1776 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब में इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में काफ़ी सारी बातें कहीं और ये अर्थशास्त्र के पिता हैं। अब यूनिट 5 देखते हैं, निम्न में पर्यावरणीय वस्तु नहीं है, भूमि। पर्यावरणीय संपत्तियों के बाजार सृजित करने का उपाय है ये दोनों, यानी कार्बन क्रेडिट, दूसरा है संपत्ति अधिकार प्रदान करना।
पर्यावरणीय क्षति का कारण है ये सभी, यानी कृषि विकास, निर्धनता, बाजार की असफलता। प्रोफेसर शुम्पेटर के अनुसार पूंजीवाद की सफलता ही उसके विनाश का कारण है। यह कथन किसका है? शुम्पेटर का। विकासशील देशों में पर्यावरण समस्या को कम करने हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त आर्थिक यंत्र है कर एवं अनुदान। पर्यावरण समस्या निदान का आर्थिक यंत्र है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में है आदेश व नियंत्रण, दूसरा है कर एवं अनुदान, तीसरा है संपत्ति दृष्टिकोण। सातवां विकल्प है पर्यावरणीय क्षति से प्रभावित होती है ये दोनों, यानी वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी। ये साधारण सी बात है, अगर हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो केवल आज की ही पीढ़ी को इसके नुकसान नहीं झेलने पड़ेंगे, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका नुकसान झेलेगी। अब बुक से कुछ देखते हैं। अब हम बुक की बारी आई है। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लेखक कौन है? प्रोफेसर रोस्टोव। द एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुरनार मेडल। अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। इन्होंने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक 1776 में लिखी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक है। दोस्तों, इस विषय में भारतीय विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग चाणक्य को मानते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ को लिखा, जिसमें इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई। कुछ लोग महादेव गोविंद रनाडे को मानते हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने यूएसएसआर में 5 ईयर प्लान बताया था, मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया था। पीवी नरसिम्हा राव को कुछ लोग भारतीय अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं, और कुछ लोग इन्हें इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फादर मानते हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्योंकि इन्होंने वर्ष 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे। एलपीजी का मतलब है लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1991 में ये भारत के प्रधानमंत्री थे। लेकिन ज़्यादातर विद्वान दादा भाई नौरोजी को ही भारतीय अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि किस प्रकार अंग्रेज भारतीयों से ही उनका धन किस प्रकार से हड़प कर ले जा रहे हैं। अगला देखते हैं। सांख्यिकी जनक है गॉटफ्राइड ऑकेनबाल। ये सेकंड पेपर के लिए है, लेकिन आप फिर भी समझ सकते हैं। और भारतीय सांख्यिकी जनक है पीसी महालनोबिस। इन्होंने भारत के पहले सांख्यिकी संगठन की स्थापना की थी। अब दोस्तों, समय ज़्यादा है, इसलिए समय कम है, इसलिए जल्दी देखते हैं। ये अब हम बुक के अनुसार ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। यूनिट 1, पहला वैकल्पिक प्रश्न है, उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ संस्थागत प्रबंध व संरचनात्मक परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं आर्थिक विकास में। दूसरा, प्रायः अल्प विकसित देशों के लिए प्रयुक्त किया जाता है आर्थिक विकास को। कुल वास्तविक आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का प्रमुख लक्षण मानते हैं मेयर एवं बाल्डविन। मेयर एवं बाल्डविन ने आर्थिक विकास की परिभाषा दी है, और इन्होंने कहा है कि किसी राष्ट्र की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल तक वृद्धि ही आर्थिक विकास है। दोस्तों, तीव्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है उपयुक्त दोनों ही बातें। दोनों बातों में आते हैं प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता, दूसरा है प्राकृतिक साधनों का कुशल विदोहन। यानी प्राकृतिक साधन होना और उनका विदोहन करना, दोनों ही चीज़ें आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। अल्प विकसित राष्ट्रों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है? तो वह है आर्थिक विकास में बाधक हो सकती है, क्योंकि जनसंख्या एक क्षेत्र के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर वह जनसंख्या बढ़ती है तो फिर उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, और बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ती है, और गरीबी के कारण कोई भी देश आगे नहीं बढ़ पाता है। तकनीकी विकास पर निर्भर करता है उपयुक्त सभी में आते हैं प्राकृतिक साधनों का विदोहन, पूंजीगत उपकरणों की उत्पादकता, श्रम की कार्य कुशलता। अब हम आगे देखें। आगे 5वां विकल्प है आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है उपयुक्त सभी में आते हैं पूंजी निर्माण, पूंजी विनियोग, पूंजी उत्पाद अनुपात। अनार्थिक तत्वों को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं नकल से। दोस्तों, ये मानते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तरीके से भी और जननांकीय तरीके से भी किसी देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है, जो भारत जैसे विकासशील देशों में लागू होते हैं। ये भी मैं समझा चुका हूँ। विकास के घटक
आर्थिक विकास के घटक जिनमें आर्थिक घटक और गैर आर्थिक घटक दोनों आते हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, आर्थिक विकास में बाधक है जाति प्रथा। विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की 2017 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? $1,820। भारत में जीडीपी के अनुपात में सकल पूंजी निर्माण की दर चालू मूल्यों पर वर्ष 2015-16 में थी 33.3%। ये आप देख सकते हैं 33.3%। दोस्तों अब देखते हैं 11वां विकल्प, निम्न भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। आय एवं संपत्ति की समानता। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। एडम स्मिथ, रिकार्डो तथा मार्थल्स। दोस्तों मैं एक बार और फिर माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों वो गलती से प्रश्न थोड़ा गलत बन गया, उसमें आता है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, तो आप याद कर सकते हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं जिनमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्थल्स, जेबीसे, मिल, मार्शल आदि आते हैं। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उन सभी के सिद्धांतों को मिलाकर प्रतिष्ठित सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इन सभी ने, जैसे कि एडम स्मिथ ने इसकी शुरुआत की, इसीलिए उन्हें इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। और इन्होंने सभी ने मिलकर उसमें धीरे धीरे सुधार किया, जिसके कारण इन सभी अर्थशास्त्रियों को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहा जाता है। और इनके अपोजिट जो होते हैं उन्हें समाजवादी अर्थशास्त्री कहा जाता है। देखते हैं 13वां विकल्प, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार नहीं था, स्थिर अवस्था पिछड़ेपन की निशानी है। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है ये सभी। पहला अतिरेक मूल्य सिद्धांत, दूसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, तीसरा पूंजीवादी विकास सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार अतिरेक मूल्य को बढ़ाया जा सकता है उपयुक्त सभी कार्य के घंटे बढ़ाकर, श्रम की मजदूरियाँ कम करके, उन्नत तकनीक व अच्छे उपकरणों का प्रयोग करके। दोस्तों इनका अतिरेक मूल्य का सिद्धांत कहता है कि जैसे कि आपने मुझे काम दिया, आपने मुझे 2 घंटे में किसी काम को करने के लिए कहा और 200 रुपये दिए, लेकिन मैंने उस काम को 2 घंटे के बजाय आधा घंटे में ही निपटा दिया, तो आपने मुझे 1.5 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाया और उस 1.5 घंटे के एक्स्ट्रा काम के पैसे नहीं दिए। यानी कि मार्क्स कहते हैं कि जो मज़दूर होते हैं वे 8 घंटे काम करते हैं और उन्हें मजदूरी मिलती 200 रुपये, लेकिन जो मालिक होता है वह उच्च तकनीक विकसित करके या उच्च तकनीक का सहारा लेकर उत्पादन बढ़ा देता है और मज़दूरों से 8 घंटे में कई गुना ज़्यादा काम करवाता है, लेकिन उन्हें तनख्वाह उतनी की उतनी ही मिलती है। वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, इसलिए आप प्लीज़ सहयोग करें और देखते जाएं। मार्क्स ने द्रव्य की गति का सूत्र दिया है MCM, M-C-M। आप देख सकते हैं पूंजीवादी अर्थशास्त्र में संकट का क्या कारण होता है? उत्पादन में असंतुलित वृद्धि। मार्क्स के अनुसार कुल उत्पादन O फलन होता है उपयुक्त सभी का, यानी श्रम शक्ति की मात्रा L तथा ज्ञात साधनों की पूर्ति K का, दूसरा पूंजी की मात्रा Q का, तीसरा तकनीकी स्तर T का। सर्वाधिक विकसित अवस्था कही जा सकती है साख अर्थव्यवस्था। कार्ल मार्क्स के अनुसार उन्नत अर्थव्यवस्था है साम्यवाद अर्थव्यवस्था। दोस्तों कार्ल मार्क्स समाजवाद या साम्यवाद के पिता इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने साम्यवाद की बहुत प्रशंसा की है और पूंजीवाद की आलोचना की है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी देश एक न एक दिन विघटित होकर साम्यवाद ही बनेंगे, जैसे कि रूस है और चीन है। स्वयं स्फूर्ति की अवस्था में विनियोग की दर राष्ट्रीय आय की होती है 10% से अधिक। वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण आधार पर आर्थिक विकास की अवस्थाओं को वर्गीकृत किया है रोस्टोव ने आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं, जिनके बारे में आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार भारत स्वयं स्फूर्ति की अवस्था में पहुंचा सन 1952 में। रोस्टोव के अनुसार भारत में परिपक्वोन्मुख अवस्था आरंभ हुई, यानी विकास की अवस्था आरंभ हुई
सन 1963 में, माफ़ कीजिए, सन 1963 में एच.बी. चैटर्जी ने कौन से विनियोग मापदंड का विकास किया? सामाजिक सीमांत उत्पादकता मापदंड। पूंजी प्रतिस्थापित मापदंड का प्रतिपादन किसने किया? पोलेक तथा बुकनेन। आप भी साथ साथ पढ़ते जाएं, जिससे आपके ध्यान में भी ये बातें रहेंगी। विनियोग और उत्पादन के मध्य पाए जाने वाले संबंधों को कहते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात। यदि पूंजी को के तथा उत्पादन को y से दर्शाया जाए तो I से यार क्या होगा? दोस्तों, मैं इस चिन्ह को जानता नहीं हूँ, चूँकि सवाल वाले प्रश्न मैंने खुद नहीं किए हैं, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आंसर ये होगा। पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी का आशय है GNP में ऊंची वृद्धि दर। विकास की प्रारंभिक अवस्था में पूंजी उत्पाद अनुपात है ऊंचा। पूंजी उत्पाद अनुपात की सीमा है उपयुक्त सभी। पहला, प्रायोगिक अवधारणा। दूसरा, प्राथमिकता निर्धारित करना कठिन। तीसरा, मंदी में लागू न होना। 32वां प्रश्न है, मानव संसाधन विकास से आशय है जनशक्ति। इसका उत्तर है उक्त सभी। उक्त सभी में शिक्षा एवं प्रशिक्षण। दूसरा, स्वास्थ्य से। तीसरा, जीवन स्तर में सुधार से। मॉरिस डेविस ने जीवन गुणवत्ता का सूचकांक बताया है उपयुक्त सभी, यानी जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, आधारभूत साक्षरता। संतुलित विकास का उदाहरण है कृषि एवं उद्योग दोनों का विकास। बड़े धक्के या प्रबल प्रयास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दोस्तों, जो बड़े धक्के का सिद्धांत है, इसे रोडान के सिद्धांत के नाम से भी पूछा जा सकता है या फिर प्रबल प्रयास सिद्धांत के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो इसके संस्थापक जो है वे है रोजेनस्टीन रोडान। बड़े धक्के के सिद्धांत का आधार है उपयुक्त दोनों, यानी अविभाज्यताएं और महावचते। असीमित श्रम पूर्ति की सहायता से आर्थिक विकास शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? आर्थर लुईस। लुईस के अनुसार अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होता है उपयुक्त दोनों, यानी जीवन क्षेत्र और पूंजीवादी क्षेत्र दोनों। नहीं। लिविस्टीन के अनुसार अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रभावशाली होते हैं ये दोनों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, झटके और प्रोत्साहन दोनों विकसित अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होते हैं। सामाजिक कुशलता सिद्धांत के प्रतिपादक है ड्यूमोंट। आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक है लिविस्टीन। एन एसे इन डायनामिक थ्योरी का संबंध है हैरोल्ड से। वर्ष 1939 में इकोनॉमिक जर्नल में प्रकाशित हुआ इनका ये एक प्रमुख लेख है। यदि इस प्रश्न को आप देख सकते हैं और इसके नीचे वाला भी आप देख सकते हैं। सीमांत पूंजी अनुपात तथा गुणक में व्युत्क्रम का प्रयोग अपने विकास मॉडल में किया है डॉमर ने। कुजनेट्स मॉडल में प्रति व्यक्ति आय तथा आय के वितरण में असमानता के मध्य संबंध दर्शाने पर वक्र होता है उल्टे यू आकार का। कुजनेट्स के पहले अध्ययन के प्रकाशन का वर्ष था सन 1955। लैंगिक समानता की माप का सूचकांक है GII। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रारंभ होने का वर्ष है जनवरी 2015। पूंजी प्रधान तकनीक का आशय होता है तुलनात्मक रूप में प्रति श्रमिक अधिक पूंजी की मात्रा। भारतवर्ष के लिए अधिक उपयुक्त है मध्य स्तरीय तकनीक। पर्यावरण का आधारभूत तत्व है ये दोनों, यानी भौतिक तत्व और जैव तत्व दोनों। मृदीय घटक होता है कार्बनिक पदार्थ। नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा। दोस्तों, 2 नंबर में आप पूछा जा सकता है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, क्योंकि MPPSC के प्रीलिम्स तक में इसे पूछा जा चुका है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, जैसे कि सौर ऊर्जा, वायु। और अनवीकरणीय संसाधन में वे होते हैं जो समाप्त हो सकते हैं एक समय के बाद, जैसे कि खनिज पदार्थ। वर्तमान समय में विकासशील देशों के लिए पर्यावरण के संबंध में सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्धांत है विकास के साथ स्वच्छता।
पर्यावरणीय वस्तु नहीं है भूमि। 58वां ऑब्जेक्टिव है पर्यावरणीय क्षति से प्रभावित होती है ये दोनों यानी वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी। गरीबी सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का। झूम खेती किसका कारण है? वनोन्मूलन का, मतलब वनों की कटाई का। औद्योगिकीकरण किसका प्रमुख स्रोत होता है? वायु प्रदूषण का। पर्यावरणीय क्षति का कारण है ये सभी कृषि विकास, बाजार की असमानता, निर्धनता। पर्यावरणीय क्षति के मूल्यांकन की समस्या है उपयुक्त सभी यानी वैज्ञानिक आधार न होना, गैर उपयोगी मूल्य, विकल्प मूल्य शामिल न करना, तीसरा बाजार मूल्य न होना। दोस्तों वाकई वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी गई हो तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य आप तक मदद पहुँचाना था। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। नेपोलियन का यह कथन है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। अब आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि आप क्या हैं। दोस्तों जो गैप है वो बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। ये संभव नहीं है ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि यह संभव है अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम विकास टेकरे। जय हिंद।